हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अब पढ़ाई में हम क्लास 12th का पिछले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें क्या पढ़ लिया था हमने? अभिक्रिया का वेग पढ़ लिया था। उसके बाद लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ लिया था, रेट लॉ पढ़ लिया था। आगे केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन मैंने बताया था कि क्या क्या चीज पढ़नी है। केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन पहली थी रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पढ़नी थी? रेट। दूसरा क्या पढ़ना था? फैक्टर ऑफ एक्टिंग। तीसरा मैकेनिज्म, क्या पढ़ना था? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये तीन चीज पढ़नी थी केमिकल काइनेटिक्स में, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। समझना कैसे? अब ये आप समझ में आ जाएगा। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, या उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर्स। क्या है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब मैंने रेट की जब डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो रेट की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? यहीं से निकालेंगे सारे फैक्टर्स। आर बराबर मैंने लिखाया था प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। समय के साथ क्रियाकारक या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन में चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। इसको रेट लॉ से क्या लिख सकते थे? किसी भी कंसंट्रेशन की पावर n, जहां n क्या है? ऑर्डर। n क्या है? ऑर्डर। जो हम डिसाइड नहीं करते, कौन डिसाइड करता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल से पता चलता है कि ऑर्डर कितना होगा। यहां से पहला फैक्टर समझना। पहला फैक्टर ये के क्या है? रेट कांस्टेंट। के क्या है? रेट कांस्टेंट। पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, रेट लॉ, दर नियम। ये क्या है? रेट कांस्टेंट, वेग नियतांक। पहला ध्यान से समझना, अगर मैं के को बढ़ाता हूं, किसको? के को बढ़ा रहा हूं, के को इंक्रीज कर रहा हूं, तो रेट भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब क्वेश्चन आता है के को, अभिक्रिया के रेट कांस्टेंट को बढ़ाने पर, रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को बढ़ाते हैं, ये बढ़ाने का चिन्ह इंक्रीज होने का, इंक्रीज करते हैं तो अभिक्रिया की रेट भी क्या होती है? बढ़ती है। दूसरा, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की हो सकती है, लेकिन यहाँ किसकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं? रिएक्टेंट की। अभी रिएक्टेंट की सांद्रता ले, रिएक्टेंट की सांद्रता ले, वो किससे डिसाइड होगी? ऑर्डर से डिसाइड होगी। ऑर्डर कंसंट्रेशन की, सॉरी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली। कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो समझना, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। कैसे होगी? कंसंट्रेशन ज्यादा होने पर नंबर ऑफ जो कोलिजन है, अभिक्रिया में जो टकरों की संख्या है, कोलिजन, जनरली नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा, यहीं से देखना, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी। तीसरा, यहां से रिएक्टेंट का नेचर, प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है? अब यहां से एक बात समझ में आ गई कि नंबर ऑफ कोलिजन, टकराव की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा। अब नेचर में एक गैस ले रहा हूं मैं, दूसरा लिक्विड ले रहा हूं, तीसरा मैं ले रहा हूं सॉलिड। गैस में क्या? गैस में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादा जगह घेरते हैं, एरिया क्या करते हैं? ज्यादा घेरते हैं। अब इन एरिया में, इतने बड़े एरिया में टक्कर क्या होगी? ज्यादा होगी। टक्कर क्या होगी? ज्यादा होगी। और टक्कर ज्यादा होगी तो गैस में क्या होगी? गैस में क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। अब सॉलिड लिक्विड में देखा जाए, द्रव में थोड़े पास पास होंगे तो टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सॉलिड में तो और भी कम हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल एकदम पास में रहते हैं। मॉलिक्यूल क्या रहते हैं? एकदम में पास में रहते हैं। उसमें टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? कोलिजन की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी।
सॉलिड में क्या होगी, गैस में क्या होगी, दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा, एरिया ज्यादा मिला, एरिया ज्यादा मिला तो टक्कर करने के लिए क्या मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी, टक्कर करने के लिए क्या मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी। चौथा समझना। अब इसको क्या क्या जगह मिल गई, अब यहीं से मैं बोल सकता हूँ एरिया, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एरिया ज्यादा होगा, समझना, इसमें एरिया क्या है, ज्यादा, गैस में, इसमें क्या कम है, एरिया ज्यादा होगा तो भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और यही कारण है कि जो पाउडर फॉर्म में होता है, चूर्ण रूप में, पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, उसमें क्योंकि उसमें क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पास पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ज्यादा दूर तक फैल जाते हैं, ज्यादा टक्कर ज्यादा होगी, टक्कर ज्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। पहला यहां से के बढ़े, के बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो क्या होगी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, आर बढ़ेगा। नेचर, नेचर का मतलब क्षेत्रफल से देख लेना, जगह कौन सा ज्यादा घेरा है, गैस ज्यादा घेरा है तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे, क्षेत्रफल ज्यादा हुई, आर ज्यादा हो गए, क्षेत्रफल का मतलब इसमें नंबर ऑफ कोलिजन की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तीसरा एक यहीं से पांचवा ऑर्डर, अगर ऑर्डर, ऑर्डर इंक्रीज करते हैं, ऑर्डर को बढ़ाते हैं, ऑर्डर को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, पावर में है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ गया, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन वैसे ऑर्डर पर डिपेंड करेगा जनरली, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, आर का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये तो है पांच नॉर्मल से, नॉर्मल से वो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर का इफेक्ट। पांच तो यहाँ से समझ में आ गई, के हो गया, ए हो गया, ऑर्डर हो गया, के हो गया, ए हो गया, ऑर्डर हो गया, एक कंसंट्रेशन से क्या आ गया, नेचर, नेचर से क्या आ गया, एरिया, ये तो हो गए। उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। अब टेम्परेचर का इफेक्ट समझना, जो क्वेश्चन आ सकता है 12th में हो या कहीं भी, सीधा सीधा पूछा जा सकता है, अभिक्रिया के वेग पर तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है, अभिक्रिया के वेग पर, वो समझना है, अभिक्रिया के वेग पर तापमान का प्रभाव। छठा, छठा इफेक्ट, फैक्टर्स कौन सा है, टेम्परेचर, तापमान, तापमान है। और सातवां एक और कैटलिस्ट, ये ही दो इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, ये दो इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले पढ़ते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट, ये समझना टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। पहले पढ़ते हैं छठा, तापमान का प्रभाव। तापमान का इफेक्ट, तापमान का क्या प्रभाव, तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, समझना तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल लिया उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनके मध्य, जैसे ये मॉलिक्यूल है, टेम्परेचर लगाएंगे, जैसे आग लगा दे, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आग लगा दी तो ये गति करेंगे, क्या करेंगे, गति करेंगे, इधर से उधर भागेंगे। गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, कौन सी एनर्जी उत्पन्न होती है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब कोलिजन, नंबर ऑफ टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। किसकी संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या, और टक्करों की संख्या बढ़ जाती है तो टक्करों में ही एक प्रभावी टक्कर आती है, वो बताएंगे क्या होती है प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव टक्कर, इफेक्टिव कोलिजन, उसकी संख्या बढ़ जाती है, उसी संख्या बढ़ जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अगर 12th में आता है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है तो आपको लिखना, तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी टक्कर बढ़ जाती है, अतः रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये देखा भी गया, जैसे N2O5 लिया गया, समझना, N2O5 के जैसे 100 ग्राम लिया मैंने, 100 ग्राम लिया पहले, अगर इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुझे 50 ग्राम करना है, क्या करना है, 50 ग्राम करना है, तो लगभग 10 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, एग्जाम्पल देखा जाए, अगर इसी को 100 ग्राम को
25 डिग्री पर 50 ग्राम करना है तो ओनली 5 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं? 5 आवर्स, 5 घंटे। अगर यही 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, 50 डिग्री पर क्या 50 ग्राम करना हो, 50 डिग्री पर क्या करना हो, 50 ग्राम करना हो, 50 ग्राम करना हो तो ओनली 12 मिनट लगती है, लगभग 12 मिनट लगती है। क्या लगती है? अब देखना यहाँ 10 दिन से 25 डिग्री बढ़ाया तो केवल 5 घंटे में आ गया, 5 आवर्स। और 50 ग्राम बढ़ाया तो वापस कितने में आ गया? 12 मिनट। वापस कितने में आ गया? 12 मिनट में। यहाँ से भी देख रहे होंगे आप, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ये तो अब इसको बताया किसने था? इसको बताया था अरेनियस ने। किसने बताया था? अरेनियस के समीकरण से आसानी से समझ सकते हैं। अब ये समझना अरेनियस ने क्या समीकरण दिया। टेम्परेचर के इफेक्ट को, टेम्परेचर के इफेक्ट को किसने बताया था? अरेनियस। अरेनियस ने बताया था। किसने बताया था? अरेनियस ने। अरेनियस ने एक इक्वेशन दी थी के बराबर, इसने रेट नहीं बताया था, जो रेट कांस्टेंट है वो के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। समझना, इसने इस के को क्या लिखा था? रेट कांस्टेंट। क्या बोला था? रेट कांस्टेंट बोला था। और ए को बोला था अरेनियस कांस्टेंट। या प्रति इकाई वॉल्यूम क्या ले लिया जाए? एक। वॉल्यूम क्या हो? एक। टाइम भी कितना ले लिया जाए? 1 सेकेंड। वॉल्यूम एक हो, टाइम भी 1 लीटर भी हो सकता है या कोई अन्य मात्रा। वॉल्यूम एक हो, इसको वॉल्यूम वन वॉल्यूम बोल देता हूँ, 1 वॉल्यूम। इकाई आयतन में, इकाई वॉल्यूम हो और टाइम 1 सेकेंड हो। जितनी टक्करों की संख्या होगी, जितनी भी टक्कर होंगी उसको क्या बोला जाएगा? अरेनियस कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा? अरेनियस कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवृत्ति। क्या बोलते हैं? टक्कर आवृत्ति। फिर से समझ लेना, इसको क्या बोलते हैं? अरेनियस कांस्टेंट। अरेनियस कांस्टेंट। या एक वॉल्यूम में, वॉल्यूम कितना? 1 वॉल्यूम में 1 सेकंड हो तो 1 सेकंड में कितने टक्कर लगे उसको क्या बोलते हैं? टक्कर आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। या ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। और आर क्या है? गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? तापमान। इसने देखा, अरेनियस ने समीकरण दी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, टेम्परेचर ने बढ़ाएंगे तो पहले इफेक्ट, टेम्परेचर का सबसे पहले इफेक्ट किस पे होता है? रेट कांस्टेंट के पर होता है। के पर होने के बाद किस पर होता है? रेट पर। के बढ़ेगा तो मैंने पढ़ाया था ना, के बढ़ेगा तो क्या बढ़ेंगे? रेट बढ़ेंगे। तो टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर का पहला इफेक्ट किस पे होता है? टेम्परेचर का पहला इफेक्ट अरेनियस के अनुसार किस पे होता है? के पर होता है। के पर हुआ, उसके बाद किस पर होता है? रेट पर होता है। उसके बाद किस पर होता है? रेट पर होता है। अब इसने ये यहाँ टक्कर संख्या, टक्कर आवृत्ति, उन्होंने क्या बताया? अरेनियस ने ग्राफ खींचा था। ग्राफ कैसे खींचा? उन्होंने देखा। अब समझना एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यहां से समझाता हूं। अरेनियस का यह समीकरण याद रखना है, के बराबर ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यहां से ये समीकरण, यही इफेक्ट ये पूछा जा सकता है। टेम्परेचर का इफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है? क्या? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए अरेनियस समीकरण थी के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जैसे इसने कोई भी इक्वेशन, अरेनियस ने एक इक्वेशन ली H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, ये क्या बनाए? 2HI, टक्करों की संख्या। इसने ग्राफ खींचा था,
ये ग्राफ है, जहां स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी थी, क्या थी? स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, जहां अभिक्रिया निर्देशांक या रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं उनको। अभिक्रिया के निर्देशांक, अभिक्रिया में कौन कौन सी चीज भाग लेते हैं, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब समझना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा। उन्होंने ऐसा कोई ग्राफ खींचा, ऐसा ग्राफ खींचा, ये था रिएक्टेंट के लिए ऊर्जा। जहां से रिएक्टेंट इतनी ऊर्जा को, इतनी एनर्जी को, इतनी एनर्जी तो सभी रिएक्टेंट को चाहिए, इसको बोला था रिएक्टेंट। अभिकारक के लिए औसत ऊर्जा, अभिकारकों के लिए, किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा, उसको क्या बोलते हैं? एचआर बोल देता हूं, हीट ऑफ रिएक्टेंट। हीट ऑफ रिएक्टेंट, ये जो एनर्जी है इतनी, इतनी, इसको बोलते हैं एचपी। प्रोडक्ट के लिए एवरेज एनर्जी, प्रोडक्ट को इतनी एवरेज एनर्जी तो चाहिए प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट के लिए। ये तो यहां इसने बोला जैसे H2 है, H2 का मतलब H और H है, H और H प्लस किसकी रिएक्शन होती है? I और I की। अब ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है, ये टकराते हैं, क्या करते हैं? टकराते हैं। टकराते इसलिए हैं कि ये इस लेवल को पार कर ले, इस लेवल को क्या कर ले? पार कर ले। ये टकराते हैं, कुछ मॉलिक्यूल तो टकराने के बाद यहां नहीं पहुंच पाते, कुछ मॉलिक्यूल तो नहीं पहुंच पाते। टकराते इसलिए कि इस लेवल को पार कर ले, उनके पास टकराने के बाद इतनी एनर्जी आ जाए, क्या आ जाए? इतनी एनर्जी आ जाए, इस लेवल को पार कर ले। इस लेवल को यहां से आई, ये बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? ये सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। कोई भी रिएक्टेंट जैसे H और H है, या समझा देता हूं H और H है और I और I है। जहां रिएक्टेंट है, ये टकराएंगे, टकराएंगे तो ये जो इनके मध्य बॉन्ड है ना, टकराएंगे तो जो इनके मध्य बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा। क्या होगा? टूटना स्टार्ट होगा। से टूटने के बाद जैसे समझना कि थोड़ा थोड़ा टूटने लगा, इससे बना लिया, ये बना लिया, ये टूटने के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा टूटता है। टूटने के बाद यहाँ जिस कोई भी मॉलिक्यूल जो टकराने के बाद इस पोजीशन में पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, कितनी ऊर्जा लेके? सक्रियण E के बराबर ऊर्जा लेके। तो ऐसे स्ट्रक्चर बॉन्ड टूटता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने लगता है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, मध्यवर्ती संकुल। मध्यवर्ती संकुल, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है? ये अस्थायी, यहां पहुंचने के बाद सिर्फ टकराए मॉलिक्यूल, गोली मान लो, गोली टकराएगी, यहां पहुंची, यहां पहुंचने के बाद अपने आप यहां पहुंच जाएगी, यहां से तो अपने आप गिर जाएगी, यहां पहुंच जाएगी। इतनी ऊर्जा चाहिए। ये क्या है? अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, अस्थायी। कैसा होता है? अगर नहीं दिखे, कुछ बड़े लिखने हो तो कमेंट में कर देना, सर बड़े लिखना, मैं बड़े लिख दूंगा, कमेंट में कर देना। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती संकुल। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती संकुल। ये अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। तो यहां पहुंचने के बाद ये बॉन्ड वापस टूटते हैं, एच आई बन जाता है और वापस एच आई, दो एच आई बन जाते हैं। अब जो इंटरमीडिएट स्टेज है उसको क्या बोल सकता हूँ? अणु टकराते हैं, उसको कितनी ऊर्जा, टकराते किस लिए? उनको कितनी ऊर्जा मिले? E के बराबर ऊर्जा मिल जाए। इतनी ऊर्जा मिले तो इंटरमीडिएट स्टेज जो कि अस्थायी है, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंच जाए। इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंचने के बाद वो किस में हो जाते हैं? प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। ये किसने बोला था? ऐसे अरेनियस ने बोला था। अब प्रभावी टक्कर मैंने क्या बताया? यहाँ करते तो बहुत ज्यादा टक्कर है, करते तो बहुत ज्यादा टक्कर, लेकिन कुछ ही मॉलिक्यूल ये ऊर्जा, कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लेते हैं, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होती है, टकराने के बाद इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई कि वो इसको पार कर ले, उसको बोलते हैं प्रभावी टक्कर। वे अणु जो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर ले, इस बैरियर को पार कर ले, उनको क्या बोलते हैं? उनकी टक्करों क्या बोलते हैं? प्रभावी टक्कर।
टक्कर तो ज्यादा हो गई। अब समझना इसमें जो ई अपॉन आर टी था, जैसे नंबर ऑफ मोलिक्यूल, इस रिएक्शन नंबर ऑफ मोलिक्यूल एंटी है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल एंटी है, और टकराने के बाद पूरे तो ऊपर तक पहुंचेगी नहीं, कुछ अणु नंबर ऑफ ई एंड ई एक्टिवेशन एनर्जी वाले अणु या उससे ज्यादा वाले मोलिक्यूल, समझना। जैसे टोटल अणु तो कितने हैं, टोटल मोलिक्यूल, और एन ई जिसके पास ई या इससे अधिक एनर्जी हो, क्या हो, इससे अधिक एनर्जी हो, उसको क्या बोलते हैं, एन। एन ई अपॉन एन टी, ये ही बराबर होता है ई अपॉन आर टी के। ई अपॉन आर टी ये क्या होगा, सक्रिय एक्टिव अणु अपॉन टोटल अणु, कुल अणु। अगर यहां से निकाला जाए तो ये अनुपात, ये जो रेशियो दोनों का बराबर आता है, इसको क्या बोलते हैं, सक्रिय अणु में से उसका कितना अनुपात है, ई अपॉन आर टी। यहाँ टकराए इंटरमीडिएट स्टेज, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। अब मैं यहाँ से अगर एक्टिवेशन एनर्जी की परिभाषा आ जाए, एक्टिवेशन एनर्जी की, क्रियाकारक रिएक्टेंट के लिए टक्कर से इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए कि वो क्या तो क्या बना ले, मध्यवर्ती संकुल तक पहुंच जाए, मध्यवर्ती या समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। या समझ में आ रहा होगा, क्रियाकारक से इंटरमीडिएट बनाने के लिए जितनी चाहिए उसके लिए क्या बनेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। मध्यवर्ती संकुल बनाने के लिए जितनी चाहिए उसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, इसको क्या बोलते हैं, ये फॉरवर्ड आगे के लिए। अगर ये रिएक्शन पीछे से हो, पीछे से हो, ये यहां से हो, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव एनर्जी ई बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है। इस रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो थी, अब इतनी एनर्जी और दे दी जाए, इतनी एनर्जी और दे दी जाए तो वो कहां पहुंच जाएगा, इंटरमीडिएट संकुल बना लेगा। इंटरमीडिएट संकुल बनाने के बाद ये अस्थायी होता है, थोड़े समय के लिए होता है, टूटेगा, प्रोडक्ट बना लेगा, लेकिन उसको कितनी ऊर्जा चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। अब क्वेश्चन आता है, अब समझना क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल टक्कर क्यों करते हैं, क्योंकि उनको क्या मिले, एक्टिवेशन एनर्जी मिले। क्या सारी टक्कर प्रभावी होती है, नहीं, वही टक्कर प्रभावी होती है, इफेक्टिव होती है, जिनसे टकराने के बाद मॉलिक्यूल कम से कम कितनी एनर्जी प्राप्त कर ले, ई के बराबर प्राप्त कर ले। ई के बराबर प्राप्त करेगा, उससे दो फायदे हो जाएंगे, एक तो क्या बन जाएगा, संकुल बन जाएगा, संकुल बन गया इंटरमीडिएट, वो अस्थायी होगा, अस्थायी होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, अस्थायी हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट, उत्पाद अपने आप बन जाएगा, उत्पाद बन जाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है तो आप दो चीज लिखते हो, रिएक्टेंट की टक्कर से उत्पन्न इतनी एनर्जी जो उसको मध्यवर्ती संकुल कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाने में मदद करती है, या जो किसके निर्माण में सहायक है, क्योंकि ये बन गया तो क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट के निर्माण में क्या हो, सहायक हो, जो प्रोडक्ट के निर्माण में क्या करो, सहायक हो, सहायता करे, प्रोडक्ट के निर्माण में सहायता करे, इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ई अपॉन आर टी का मान किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल जो एक्टिवेशन एनर्जी या इससे ज्यादा ऊर्जा रखते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल का रेशियो किसके बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन ये ई अपॉन आर टी के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ई अपॉन आर टी के बराबर होता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके मध्य ग्राफ, इस रिएक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, इस रिएक्शन का। ये तो एक्टिवेशन पोटेंशियल एनर्जी मध्यवर्ती संकुल समझ में आ गया, तो किसने बताया था। अब रिएक्शन होने के लिए इसका मतलब टक्कर होना जरूरी है, रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, टक्कर होना जरूरी है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट में आर्यनीय समीकरण आती है। अब क्वेश्चन आता है आर्यनीय समीकरण को डिराइव करो, जो फॉर्मूला वो डेरिवेशन करो आगे एलन के रूप में, लॉग के रूप में। ये तो क्या हुआ, जहां से के और टी के मध्य ग्राफ खींचा जाए, तो मैंने क्या बताया था, टी बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर कभी पूछ लिया जाए
किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए के ओ टी टेम्परेचर जो जो बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और किसका मान बढ़ता है, उसका मान बढ़ता है। ये बढ़ता है, ये तो यहाँ आ गया। अब दोनों तरफ मैं लोग ले रहा हूं ई बेस पर, जिसको बोलते हैं एलन। ई बेस पर एलन, यहां समझना, एलन के लोग लेने पर, दोनों साइड लोग लेने पर, दोनों तरफ लोग लेता हूं, यहां लिख देता हूं, दोनों तरफ लोग लेने पर, यहां से दोनों तरफ लोग लिया तो एलन के बराबर, ये क्या है मल्टीप्लायर में log a इंटू बी, log a इंटू बी, log a प्लस log b, ln a प्लस ln e की पावर माइनस e अपॉन आर टी, e की पावर माइनस e अपॉन आर टी। ये क्या है, वापस पावर में, पावर वाली कहां जाती है, पहले लो की प्रॉपर्टी के अनुसार पावर वाली कहां जाती है, ln k बराबर ln a माइनस e अपॉन आर टी। अब यहाँ क्या बचा, ln e जो किस बेस पर है, e पर है, ln e का मान क्या होता है, अब बचा क्या ln e, ln का मतलब क्या, लोग कौन से बेस पर, e बेस पर, e बेस पर लोग e जिसका मान क्या होता है 1, जिसका मान क्या होता है 1, तो ये वो आ गई, ये आ गई इक्वेशन। ये इक्वेशन आई, यहां से इसकी तुलना करें, ln k को मैं y मान लू, इसकी तुलना करें तो ln k बराबर y, ln k बराबर y मान लिया, y बराबर, ये तो क्या है c अंतखंड जो काटा हुआ माइनस m इंटू अक्स, अक्स क्या है 1/t, अक्स क्या है 1/t। ये क्या है, अगर y बराबर mx प्लस c का यहां से ग्राफ खींचा जाए तो ऐसा आएगा, यहां से ग्राफ खींचा जाए तो ऐसा आएगा, दोस्तों अगर नहीं समझ में आ रहा हो ना तो कमेंट्स कर देना। जहां से ग्राफ खींचा जाए y बराबर mx प्लस c का आएगा, जहां से ये क्या है y अक्ष पर काटा गया भाग, y अक्ष पर, तो ये तो ln a, यहां सपोज करो यहां काट दिया, ये दूरी क्या होगी ln a, ये दूरी क्या होगी ln a, क्या होगा ln a। अब ये क्या है, ये किस साइड के और इस साइड क्या है 1/t, ये तो क्या होगा ln e, ये स्लोप हो गया, ये क्या होगा, और स्लोप का मान क्या है माइनस ए अपॉन आर, ये अपॉन आर। कई बार न्यूमेरिकल में क्या देते हैं स्लोप का मान दे देते हैं, स्लोप का मान इसका मतलब किसका मान दे रखा है ए अपॉन आर का मान दे रखा है, ए अपॉन आर से आर सबको पता होता है रेट कांस्टेंट कितना होता है, रेट कांस्टेंट का मान दिया रहता है क्वेश्चन में, वैसे नहीं दिया रहता तो 2 कैलोरी जूल इनवर्स और मोल इनवर्स, कैलोरी के रूप में कितना होता है जूल नहीं, आर बराबर पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, जहां से आर बराबर पीवी अपॉन आरटी, कैलोरी टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन इनवर्स, कैलोरी और केल्विन इनवर्स, पी इंटू वी, ये तो कैलोरी हो गया, एन का मोल, मोल का मोल इनवर्स और के इनवर्स, इसमें इसका मान कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, इसका मान कितना होता है आर का मान 2 होता है, ये स्लोप दे रखा है तो ए का मान आ जाएगा, ए का मान आ जाए तो एलन के का मान आ जाएगा, और के एलन के का मान आ गया तो किसका मान आ गया के का मान आ जाता है, किसका मान आ जाएगा के का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा के का मान आ जाएगा। अब ये तो हो गया, ये क्या है अंतःखंड y अक्ष पर काटा गया, स्लोप कैसा है नेगेटिव, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। ये तो एक टेम्परेचर की तुलना है, अब डेरिवेशन में कई बार 2 टेम्परेचर की तुलना पूछ लेते हैं, बस यहीं से 2 टेम्परेचर की तुलना करते हैं, यहीं से जो आपको याद रखना है 2 टेम्परेचर की तुलना। अब पहला टेम्परेचर मान लेता हूं मैं T1, फर्स्ट टेम्परेचर क्या है T1,
T1 के लिए लिख देता हूँ ln K1 रख दिया, T1 के लिए ln A ये तो सभी में सेम रहेगा माइनस E अपॉन RT1 E अपॉन RT1 ln K2 माइनस E अपॉन RT2। अब इसको इसमें से घटाऊं K2 को K1 में से घटाऊं तो समझना ln K2 माइनस ln K1 ये तो कट जाएगा, इसमें से इसको घटाऊं E अपॉन RT2 किसमें नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव आगे पॉजिटिव E अपॉन RT1 जब log A माइनस log B log B अपॉन A ये प्रॉपर्टी नहीं पड़ी log B अपॉन A बराबर log B माइनस log A ये होता है ना, तो ऊपर वाला ये B तो क्या आ गया यहाँ बराबर ये घटा दिया, घटाने के बाद इसमें देखना E कॉमन आ रहा है E अपॉन R ये अपॉन को R कॉमन आ रहा है यहाँ 1/T1 माइनस 1/T2 ये ln को log में चेंज करना हो जिसका बेस 10 है उसको 2.033 से गुणा करते हैं log, अब बेस कितना आ जाएगा 10 K1/K2 EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2 ये आपको याद रखना है। किसी भी न्यूमेरिकल में दोनों टेम्परेचर दे एक के दे तो दूसरा के क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये हुआ टेम्परेचर का इफेक्ट, ये हुआ टेम्परेचर का इफेक्ट। क्या हो दोस्तों, ये हुआ टेम्परेचर का इफेक्ट। समझ में आ गया होगा टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे निकालते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट पहले किस पे पड़ता है, के पर, फिर किस पे पड़ेगा, रेट पर, फिर किस पे पड़ेगा, रेट पर, फिर पड़ा था अपने एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, जब टक्कर करते हैं मॉलिक्यूल टकराते हैं तो उसमें एनर्जी उत्पन्न होती है, वो इतनी होनी चाहिए कि वो उस बैरियर को, अवरोध को क्या कर ले, पार कर ले। पार करने जब पार कर लेंगे उस टाइम क्या बनेगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, मध्यवर्ती संकुल बनेगा जो क्या होगा, अस्थायी होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, थोड़ी देर के होने के बाद क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। फिर इसको कुछ नहीं करना है, इसके दोनों साइड क्या लेना है, ln या log लेना है। दोनों साइड ln log लिया, फिर क्या करना है, एक बार K1 लिखना है, एक बार K2, दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, घटा देना है। घटाने के बाद ये याद रखना है, ये टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर क्वेश्चन आए अभिक्रिया के वेग पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी। एक लास्ट